पोस्ट टोसेरियन पीरियड और अर्ली रेनेसा। ये जो टाइम था 1400 से लेकर 1558 ईस्वी तक का, क्योंकि 1558 ईस्वी में एलिजाबेथ पीरियड स्टार्ट हुआ था, लेकिन उससे पहले जो ये लगभग सेंचुरी एंड ए हाफ का जो टाइम था आफ्टर द डेथ ऑफ चौसर, ये एक बैरन पीरियड था। इसमें आर्ट या लिटरेचर में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई थी। इसका रीजन शायद जो पैंडमिक टाइम जो पहले गया है वो है, क्योंकि उस टाइम जो 100 ईयर्स वॉर चल रहा था, पीजेंट्स रिवोल्ट हुआ था, ब्लैक डेथ हुई थी, तो उसकी वजह से क्या था कि आर्ट और लिटरेचर में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो पाई। क्योंकि जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है टाइम का, उसका जो इफेक्ट है वो आर्ट और लिटरेचर पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इसीलिए उस वक्त जो है आर्ट और लिटरेचर में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो पाई। डब्ल्यू.एच. हडसन ने बोला था जो ये वाला जो पीरियड है इसको एक लॉन्ग बैरन पीरियड, इस एज को डब्ल्यू.एच. हडसन ने बोला था, क्योंकि उस टाइम ना तो कोई अच्छी पोएम लिखी गई और ना ही कोई भी अच्छा प्रोज लिखा गया, कुछ भी मतलब इस एज में कुछ भी अच्छी चीज़ नहीं लिखी गई, ना ही कोई अच्छे पोइट्स इस एज में हुए थे। अगर हम इस एज की बात करें तो इसमें जो है मोनार्क हुए थे बहुत सारे, जैसे कि हेनरी फोर्थ 1399 से 1413 में, फिर हेनरी फिफ्थ हुआ था 1413 से 1422 में। जो हेनरी फिफ्थ थे उन्होंने फ्रांस के साथ जो है वॉर भी रिवाइव किया था। उसके बाद जो हेनरी सिक्स थे 1422 से 1461 में, एंड 1470 से 1471 ईस्वी के बीच ये हेनरी सिक्स रहे थे। ये एक वीक जो किंग थे। ये जो मोनार्क थे ये लैंकेस्ट्रियंस थे। उसके बाद क्या है कि 1455 ईस्वी में वार ऑफ रोजेस स्टार्ट हो जाता है। हेनरी सिक्स के टाइम जो है वार ऑफ रोज स्टार्ट हो जाता है। वार ऑफ रोज जो था एक 30 ईयर्स का वॉर था, 1455 से लेकर 1486 ईस्वी तक ही चला था। और ये किस किसके बीच में था? ये था हाउस ऑफ यॉर्क के बीच में और हाउस ऑफ लैंकेस्टर के बीच में। ये जो दोनों थे ये इंग्लैंड के जो थ्रोन के लिए आपस में लड़ रहे थे। हाउस ऑफ यॉर्क का जो सिंबल था वो था व्हाइट रोज और हाउस ऑफ लैंकेस्टर का सिंबल था रेड रोज, इसीलिए इसे वार ऑफ रोजेस भी कहा जाता है। तो ये लगभग 30 साल तक ये युद्ध चला था। और इसमें क्या हुआ था कि कभी जो है थ्रोन लैंकेस्टर्स के पास आ जाता है और कभी यॉर्कस्टर्स के पास। तो ये जो ऊपर हमने पढ़े हैं ये हेनरी से लेकर हेनरी सिक्स तक क्या थे? लैंकेस्ट्रियंस थे। लेकिन जब हेनरी सिक्स थे 1422 से 1461 ईस्वी में, तो 1461 ईस्वी में फिर यॉर्कस्टर्स आ गए थे, जिसमें कि एडवर्ड फोर्थ आए थे। एडवर्ड फोर्थ ने 1461 से लेकर 1470 ईस्वी तक राज्य किया था। उसके बाद फिर 1470 में जो है दोबारा हेनरी सिक्स ने कैप्चर कर लिया था, जिसने कि 1 साल तक राज्य किया। उसके बाद फिर से एडवर्ड फोर्थ ने कैप्चर कर लिया और 1471 से 1483 ईस्वी तक उन्होंने राज किया। फिर एडवर्ड फिफ्थ आए जो कि अनक्राउंड रहे, उनको क्राउंड नहीं पहनाया गया। और उसके बाद रिचर्ड थर्ड 1483 से 1485 ईस्वी तक, और 1485 ईस्वी में फिर ट्यूडर्स डायनेसिटी आई। यानी कि 1485 ईस्वी में जब वार ऑफ रोजेस खत्म हो गया तो उसके बाद जो है ट्यूडर्स डायनेसिटी ने अपना कब्जा इस पर कर लिया था। और जो ट्यूडर्स थे वो वेल्स से आए थे। तो जब हेनरी सेवेंथ जो थे वो राजा बने 1485 से 1509 तक। उसके बाद हेनरी एट्थ, एडवर्ड सिक्स और फिर मैरी फर्स्ट, और तब जाके कहीं एलिजाबेथ फर्स्ट जो है वो क्वीन बनी थी। और एलिजाबेथ फर्स्ट का जो ये पीरियड था ये गोल्डन पीरियड इंग्लिश लिटरेचर में कहा जाता है। उसके पहले जो ये सब पीरियड थे ये बिल्कुल बैरन पीरियड थे, इसमें कोई आर्ट और लिटरेचर में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई थी। क्योंकि इस टाइम जो ये जो टाइम था इसमें आपस में ही युद्ध करने में और आपस में ही लड़ने में जो है लोग लगे हुए थे। तो इस टाइम का जो इफेक्ट है वो आर्ट और लिटरेचर पे भी काफ़ी पड़ा था। और जो कि हमने पता है कि जो 100 ईयर्स वॉर हुआ था और जो ब्लैक डेथ हुई थी उससे उभरने में ही जो इंग्लैंड को कम से कम 200 साल लगे थे। तो ये पैंडमिक टाइम जो है ये बीत चुका था जब एलिजाबेथ फर्स्ट आई थी और गोल्डन पीरियड शुरू हो गया था। और इस पीरियड में एक सबसे बड़ी बात हुई थी 1476 ईस्वी में, जब विलियम कैक्सटोन थे वो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए थे। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने लगाई थी 1476 ईस्वी में। उससे पहले क्या था, उससे पहले कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। जो बुक्स लिखी जाती थी वो हाथ से मैन्युस्क्रिप्ट लिखे जाते थे और इसीलिए जो है उनका प्राइस भी बहुत काफ़ी हाई होता था, लोग उन्हें पढ़ नहीं पाते थे। और सबसे बड़ी घटना जो इस ईयर के दौरान हुई है, इस जो ये पीरियड था इसके दौरान हुई है, जिससे कि रेनेसा भी स्टार्ट हुआ था, तो ये हुई थी 1453 ईस्वी में, द फॉल ऑफ कैंस्टेंटिनोपल। जो कैंस्टेंटिनोपल है ये एक कैपिटल थी बाइजेंटाइन एम्पायर की। और जब इसका फॉल हुआ था तो क्या हुआ था, इसी इंसिडेंट ने रेनेसा के बीज को बोया था, क्योंकि इसी इंसिडेंट से जो है रेनेसा स्टार्ट हुआ था। कैंस्टेंटिनोपल क्या था कि इसमें जो जितने भी स्कॉलर्स थे, ग्रीक स्कॉलर्स, रोमन स्कॉलर्स, बहुत ज़्यादा जो स्कॉलर्स थे वो यहाँ पर रहते थे। लेकिन जब इसका फॉल हो गया, जब तुर्क्स ने इसको कैप्चर कर लिया तो वो सब यहाँ से भागकर इटली चले गए और इटली से उन्होंने रेनेसा की स्टार्ट की, जो कि धीरे धीरे फैलता हुआ पूरे यूरोप में फैल गया था।
और सर थॉमस व्याट जो थे उन्होंने सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में। उन्हें पायनियर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। सर थॉमस व्याट को क्या कहा जाता है? पायनियर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। उसके बाद अगर हम बात करें फिर रेनेसा की, क्योंकि 1453 ईस्वी में जब कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल हुआ था तो उसके बाद ही जो है रेनेसा के बीच की शुरुआत हो गई थी। रेनेसा पनपने लगा था और सबसे पहले ये इटली में फैला था, लेकिन धीरे धीरे क्या था कि ये पूरे यूरोप में फैल गया था। तो रेनेसा का जो टाइम माना जाता है वो माना जाता है 1500 से 1660 ईस्वी तक। 1500 से 1660 ईस्वी तक जो है रेनेसा माना जाता है, क्योंकि 1660 ईस्वी में फिर रिस्टोरेशन आ गया था। तो रेनेसा क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि रेनेसा का मतलब क्या है। रेनेसा एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग है रीबर्थ, रिवाइव, रीअवेक, यानी कि पुनर्जागरण एक तरह से। किसका पुनर्जागरण? रीबर्थ ऑफ न्यू लर्निंग, नई लर्निंग का पुनर्जागरण। ये जो न्यू लर्निंग थी ये ह्यूमन पर बेस्ड थी और हम इसे कह सकते हैं कि एक ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थी। इट वॉज कॉल्ड ह्यूमनिस्टिक लर्निंग। रेनेसा जो स्टार्ट हुआ था वो मैं पहले ही बता चुके हैं कि इटली में स्टार्ट हुआ था और इटली की भी जो फ्लोरेंस सिटी थी वो उसका सेंटर था। फ्लोरेंस सिटी से जो है रेनेसा स्टार्ट हुआ था। और जो ह्यूमनिज्म है, जैसे कि बताया कि ह्यूमनिज्म की ये जो स्टडी थी इसमें ह्यूमनिज्म पर काफ़ी जोर दिया गया था। तो फादर ऑफ ह्यूमनिज्म थे पेट्रार्क। जो ह्यूमनिज्म है ये वैसा ह्यूमनिज्म नहीं है कि मानव जो आजकल का ह्यूमनिज्म मानवतावाद माना जाता है। जो ह्यूमनिज्म था ये था द स्टडी ऑफ ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर। जो ग्रीक और रोमन लिटरेचर थी उनकी स्टडी को ह्यूमनिज्म का नाम दिया गया। और जो ये टर्म थी रेनेसा जो है सबसे पहले बार यूज़ की गई थी। एक फ्रेंच हिस्टोरियन थे जूल्स माइकलेट, इन्होंने अपनी बुक हिस्टोरिया दे फ्रांस में इसको सबसे पहले यूज़ किया था। हिस्टोरिया डी फ्रांस में सबसे पहले जो है जूल्स माइकलेट ने इसको यूज़ किया था। और जो रेनेसा की टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो थी इंडिविजुअलिज्म एंड ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म ऊपर हमने पढ़ा है कि जो स्टडी थी ग्रीक और रोमन की वो भी एनिशिएंट जो चीज़ें थी, यानी कि जो पुरानी जो स्टडी थी उनको ही दोबारा अच्छे से पढ़ना, दैट इज कॉल्ड ह्यूमनिज्म। और इंडिविजुअलिज्म था कि इंडिविजुअल मतलब कि एवरी मैन वॉज फ्री टू डू एनीथिंग व्हाट ही वांट्स, यानी कि हर व्यक्ति जो है जो वो चाहता था वो लिख सकता था, अपने काम को अपने वर्क को वो लिख सकता था, जो भी वह सोचता था या जो भी वह चाहता था लिखना। रेनेसा को एक ब्रिज माना जाता है बिटवीन एनिसेंट एंड मॉडर्न पीरियड, यानी कि जो पीरियड बीत चुका उसके और जो पीरियड आगे आएगा उसके बीच का एक रेनेसा जो है वो ब्रिज माना जाता है। और जो पेट्रार्क और बकेशियो थे वो अर्लीस्ट ऑफ ह्यूमनिस्ट थे, यानी कि ह्यूमनिस्ट जो थे वो अर्लीस्ट ह्यूमनिस्ट जो थे वो थे पेट्रार्क और बकेशियो। बात करते हैं कि रेनेसा की स्टार्ट कैसे हुई। सबसे पहले जैसे कि हमें पता चला कि रेनेसा जो है वो इटली में सबसे पहले आया था। तो इटली में कैसे आया था? रेनेसा इन इटली वाज स्टार्टेड विद द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, कैपिटल ऑफ बाइजेंटाइन। जो बाइजेंटाइन की जो कैपिटल थी कॉन्स्टेंटिनोपल, उसकी जो फॉल से है इटली में रेनेसा स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ था, जो ये कॉन्स्टेंटिनोपल थी इसकी जो दीवारें थी वो बहुत ही मजबूत थी, जिसे कि गिराना हर किसी के बस की नहीं था। काफ़ी जो है राजाओं ने इस पर अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी को भी जो है सफलता हासिल नहीं हुई थी। लेकिन अंत में जाकर तुर्कों ने 1453 ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लिया था। और जब कॉन्स्टेंटिनोपल को तुर्कों ने जीत लिया था, तुर्कों ने कैप्चर कर लिया था, तो क्या हुआ था कि जितने भी स्कॉलर्स थे वो सब इटली आ गए थे विद देयर मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि अपने अपने जो उनका जो काम था, जो भी उनकी मैन्युस्क्रिप्ट थी या जो उन्होंने बुक्स लिखी थी वो सब लेकर वो इटली में आ गए थे। और इटली में उन्होंने क्या किया था, दे स्टार्टेड टू टीच इन यूनिवर्सिटीज़। उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो जो इटली के लोग थे वो उनके लिटरेचर से काफ़ी प्रभावित हुए थे। उन्होंने उनको सुना, उनको पढ़ा और उनके जब उन्हें सुना और उन्हें पढ़ा, उनसे प्रभावित हुए, तो उन्होंने भी जो है अपने वर्क में उन चीज़ों को शामिल किया। और इस तरह जो है रेनेसा की शुरुआत इटली में हुई। इटली के भी फ्लोरेंस सिटी में जो है रेनेसा की स्टार्टिंग हुई थी। जो सम फेमस वर्क हैं उस टाइम के जो इटली में लिखे गए थे, एरिस्टो ने लिखा था ओरलैंडो फ्यूरियोसो, जो कि सोर्स है मच एडो अबाउट नथिंग का। मच एडो अबाउट नथिंग विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया प्ले है, इसका जो सोर्स है वो ओरलैंडो फ्यूरियोसो है। इसी तरह एक बोंडालोस की टेल है जो कि शेक्सपियर के ही प्ले सिम्बेलाइन, रोमियो एंड जूलियट और 12th नाइट का भी सोर्स है। सिंथियो ने जो लिखी थी 100 टेल्स, जिसको कि हेकेटोमिथी भी कहते हैं, ये सोर्स है ओथेलो का, मेजर फॉर मेजर का। और जो सिंथियो है ये निकनेम है, इनका पूरा नाम था जोवेनी बैटिस्टा गिराल्डी। जोवेनी बैटिस्टा गिराल्डी, ये सिंथियो का जो है फुल नेम था, सिंथियो इनका निकनेम था। एक और पोएम थी टेस की जेरूसलम डिलीवर्ड। इनके अलावा जो ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट थे इन इटली में वो थे लियोनार्डो डी विंसी, राफेल और माइकलैंजेलो। ये जो तीन थे, ये जब रेनेसा हाईएस्ट हो रहा था उस टाइम, यानी कि जो एलिजाबेथ, एक तरह से जो एलिजाबेथ का पीरियड था उस टाइम क्या था कि जो रेनेसा वो अपनी उत्कृष्ट सीमा पर था, यानी कि उस टाइम जो है रेनेसा बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। तो ये तीनों ही जो मेन आर्टिस्ट थे उस टाइम के। और जो ह्यूमनिज्म है वो स्टार्ट किया गया था पेट्रार्क और डांटे और बकेशियो द्वारा। पेट्रार्क, डांटे
और बकैशियो, इन तीनों ने जो है ह्यूमनिज्म की स्टार्टिंग की थी। और पेट्रार्क ने जो है मिडिल एज को बोला था डार्क एज, मिडिल एज को डार्क एज जो है वो पेट्रार्क ने कहा था। अब बात करते हैं कि इंग्लैंड में रेनेसा कैसे आया। सबसे पहले तो बात है कि इटली में जब रेनेसा आ गया था, लेकिन ये धीरे धीरे जो है पूरे यूरोप में ही फैल गया, कि न केवल इंग्लैंड में, यूरोप का कोई भी देश जो था वो रेनेसा से अछूता नहीं रहा था। धीरे धीरे रेनेसा ने हर जगह अपने पैर फैला लिए थे। तो इसी तरह इंग्लैंड में जब ये हुआ था तो ये इट बिगिन विद द ट्यूडर डायनेसिटी। जब ट्यूडर डायनेसिटी इंग्लैंड में आई थी, वैन हेनरी सेवन्थ बिकेम किंग इन 1485, 1485 ईस्वी में जब हेनरी सेवन्थ राजा बने थे, तब से ही जो है रेनेसा इंग्लैंड में स्टार्ट होने लगा था। और एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी आया था 1534 में, जो कि इस एज की सबसे इम्पोर्टेंट एक इंसिडेंट भी है। एक्चुअली क्या हुआ था, ये जो पास किया गया था ये हेनरी 8 के द्वारा पास किया गया था, जो कि हेनरी सेवन्थ के सन थे। हेनरी सेवन्थ ने अपने बेटे हेनरी 8 की जो शादी कराई थी वो प्रिंसेस ऑफ एरागन से कराई थी। लेकिन क्या था कि उसको कोई भी मेल चाइल्ड नहीं हुआ था, उसको कोई उत्तराधिकारी नहीं मिला था, तो इसीलिए वो चाहता था कि वह किसी और से शादी कर ले, वह दोबारा शादी करना चाहता था। लेकिन उस वक्त क्या था, जो सब अधिकार थे वो चर्च के पास होते थे। उस वक्त जो है चर्च को सुप्रीमेसी माना जाता था, सुप्रीम माना जाता था, और जो पॉप होते थे उनको ही जो उनकी जो आज्ञा का पालन है सभी राजा करते थे। केवल इंग्लैंड में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में जो है सब उनकी आज्ञा का पालन करते थे। पॉप ने अगर कह दिया तो वही होना था, अगर पॉप ने मना कर दिया तो नहीं होना था। तो जो है पॉप ही जो है सबसे ज़्यादा हेड माने जाते थे, राजाओं से भी ऊपर जो है उन्हें पॉप को माना जाता था। तो इसीलिए जो है हेनरी जो 8 है वो पॉप के पास गए और उन्होंने बोला कि मुझे डिवोर्स के जो है राइट दे दो, क्योंकि मैं दोबारा शादी करना चाहता हूँ। लेकिन उस टाइम पॉप ने जो है मना कर दिया। तो इसीलिए हेनरी 8 ने कहा ठीक है मत दो तुम। उसने क्या किया, उन्होंने एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी पास कर दिया, जिससे कि क्या हुआ था कि जो राजा थे वो ही चर्च के हेड बन गए थे। अब पॉप को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। अब जो केवल किंग थे वही जो हेड के चर्च के हेड बन गए थे, और वही जो है अपने एक्ट पास करने लगे थे, अपनी तरीके से वो कानून बनाने लगे थे। इस टाइम की जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जैसे द प्रिंस, जो कि मैकियावेली ने लिखी है, यूटोपिया सबसे इम्पोर्टेंट जो इस टाइम का वर्क है जो कि थॉमस मोर ने लिखा है। लैटिन ग्रामर विलियम लिली ने लिखी है, ये लिली LILLY है, LILLY लिली। लाइव्स लिखी है पेट्रार्क, जिसको कि ट्रांसलेट भी किया था थॉमस नॉर्थ ने। ऐसे मोंटेग ने लिखे हैं। द फेरी क्वीन सब जानते हैं, ये एडमंड स्पेंसर ने लिखी है। द आर्केडीज सर फिलिप सिटी ने लिखी है। रिपब्लिक प्लेटो ने। न्यू एटलांटिक बैकन ने। और टेम्बरलाइन और डॉक्टर फोस्टिस, ये 2 वर्क है क्रिस्टोफर मार्लो के। द स्पेनिश ट्रेजेडी ये लिखी है थॉमस किड ने। द रेनेसा बिगिन ड्यूरिंग हेनरी 7th। ये कुछ फैक्ट्स है रेनेसा के बारे में। जो रेनेसा स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड में वो हेनरी 7th के राज्य के दौरान हुआ था, और ये एक नेशनल मूवमेंट बन गया था जब क्वीन एलिजाबेथ का राज्य था। क्वीन एलिजाबेथ के टाइम जो है एक नेशनल मूवमेंट बन गया था। उस टाइम जो है ये फ्लोरिश बहुत ज़्यादा हो रहा था, और लेकिन ये धीरे धीरे फिर डिक्लाइन होने लगा जब किंग जेम्स फर्स्ट का जो रेन आया, यानी कि जब जैकोबियन एज आई तो इसका धीरे धीरे जो है डिक्लाइन होने लगा, और ये बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो गया था जब चार्ल्स फर्स्ट राजा बने थे। जब कैरोलिन एज आई थी तो कैरोलिन एज में जो है ये पूरी तरह से समाप्त हो गया था। तो ये था रेनेसा, अर्ली रेनेसा। और इसके बाद आती है एलिजाबेथन एज, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट एज है, और बहुत से जो क्रिटिक्स या बहुत से जो लोग हैं उनका मानना है कि एलिजाबेथ से ही जो है इंग्लिश लिटरेचर, जो रियल जो इंग्लिश लिटरेचर है वो स्टार्ट होता है, क्योंकि एलिजाबेथ को जो है गोल्डन एज कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर के लिए।